हेलो, सुबह की नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज फिर एक बार आपका स्वागत है आपके HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। जो भी मेरे दोस्त आज पहली बार मेरे को यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों का भी स्वागत है। और उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लास है ये आपके जीके की क्लास है, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी तथा जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं उनके जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं वो आपको सभी यहाँ पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, आपका जो भी आने वाला 3 से 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो तथा रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या DRDO MTS हो, या उनके अलावा जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे जैसे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, उन सभी में आपके ये जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जीके, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, कल वाली क्लास में जो भी पढ़ा था उसका एक रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों उसका, जिससे आप लोगों का वार्म अप हो जाएगा। कल पढ़ा था इलेक्शन कमीशन, जिससे एक क्वेश्चन CHSL में पिछली बार मिला भी था, जो डिप्टी इलेक्शन कमीशन उमेश सिन्हा जो आपके CHSL क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका एक व्यू देखते हैं जिससे वार्म अप हो जाएगा आपका। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसका आर्टिकल कौन सा आता है? 324 से 329। ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल 324 से 329 आता है। फिर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कौन से थे? पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, तथा अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा, जो कि कौन से नंबर के हैं? 24 नंबर के हैं। तथा उनके साथ वो किसके स्थान पर आए हैं, किसके स्थान पर रिप्लेस हुए हैं? पहले सुनील अरोड़ा थे जो 23वें नंबर के थे, उनके स्थान पर अभी हाल ही में सुशील चंद्रा आए हैं जो कि प्रमोट होकर आए हैं, 24 नंबर के हैं। तथा जो चुनाव आयुक्त है जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक राजीव कुमार है और एक अभी वैकेंट है। ठीक है, और उनके अलावा जो डिप्टी चीफ इलेक्शन है उमेश सिन्हा है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इसकी 2 फुल फॉर्म भी बताई थी आपको कल, वो भी आपको याद रखना है। एक बताई थी EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दूसरी बताई थी VVPAT। ये दोनों मैंने आपको बताई थी, एक बताई थी EVM और दूसरी बताई थी VVPAT। ये दोनों भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म बताई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तथा इसकी फुल फॉर्म बताई थी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या? EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो इस सबको आपको याद रखना है। तथा साथ ही में कल यूके उत्तराखंड के लिए आपको मैंने बताया था कि जो एक दिन की CM बनी थी, एक दिन की CM कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी, जो कि दौलतपुर हरिद्वार की रहने वाली थी। ठीक है, और हरिद्वार ठीक है उत्तराखंड में। तो मैंने आपको बताया था जो छोटा चार धाम कौन कौन सा था, कब गया, छोटा चार धाम कब गया, तो उसके लिए याद रखना था केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और जो बड़ा चार धाम था उसके लिए आपको बताया गया था कि यहाँ पर पुरी होगा, बद्रीनाथ होगा, द्वारका होगा और रामेश्वरम होगा। तथा साथ ही ये भी बताया था दोस्तों आपको कि जो पुरी हो वो ओडिशा में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में एंड द्वारका गुजरात में। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया था कि जो छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम उन दोनों में कॉमन क्या है, वो कौन सा धाम है जो कि छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम दोनों में कॉमन आता है, दोनों में आता है। तो उसके लिए याद रखना बद्रीनाथ। ये मैंने आपको बताया था, बद्रीनाथ छोटा चार धाम में भी और बड़े चार धाम में भी दोनों में कंबाइंड आता है। इसी को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था छोटा चार धाम, छोटा चार धाम बताया था दोस्तों। ये बताया था केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अब आज पढ़ेंगे कि केदारनाथ से कौन सी रिवर निकलती है। याद रखना मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और
यमुना से निकलती है यमुनोत्री। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सीधे ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, और ये जो पूछे जा रहे हैं वो करंट से भी है, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो फर्स्ट एक दिन के लिए जो सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी, तो वहाँ से ही ये ज्योग्राफिकल जो फैक्ट है तथा जो स्टेटिकल निकलता है वो यहीं से निकलता है। आपको याद रखना है कि छोटे चार धाम में पढ़ा था केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब केदारनाथ से कौन सी रिवर का उद्गम होता है वो पढ़ा मंदाकिनी रिवर। फिर पढ़ा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, फिर पढ़ा अलकनंदा, एंड गंगोत्री से भागीरथी नदी, और यमुना से पढ़ा था यमुनोत्री। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो भागीरथी नदी है इस पर एक टिहरी बांध बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, जो टिहरी बांध है सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी 260 मीटर ऊंचाई है। याद रखना है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 260 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर गंगा नदी का उद्गम भी तो गंगोत्री से हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है कि गंगा नदी का उद्गम भी गंगोत्री से हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये जो भागीरथी नदी आगे चलती है और यहाँ से अलकनंदा नदी भी आगे चलती है, और इन दोनों का जो संगम होता है उसका नाम है देवप्रयाग। दोस्तों ये जो भागीरथी नदी है ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से आगे बढ़ती है, और जो गंगोत्री है वहाँ से जो भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, इन दोनों का जो संगम होता है उस जगह का नाम होता है देवप्रयाग। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इन नदियों को संगम के बाद ये गंगा नदी कहलाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा गंगा नदी का संगम जहाँ पर देवप्रयाग है वो कौन सी दो नदियों का संगम होता है, तो आपको याद रखना है एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी। इन दोनों का जहाँ संगम होता है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, और उसके बाद में ये गंगा नदी कही जाती है। ठीक है, और साथ ही में ये मंदाकिनी नदी पूछा जाता है किसकी ट्रिब्यूटरी है। मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदियों में आती है, तो याद रखना ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी में आती है। ये मंदाकिनी जो रिवर है ये आपको अलकनंदा में मिल जाती है, इधर से ये जो यमुनोत्री है ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। इसीलिए जो मंदाकिनी नदी, अलकनंदा, भागीरथी और यमुनोत्री ये चारों गंगा नदी की सहायक नदियों के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। साथ ही में ये छोटा चार धाम यूके के अंदर, और यूके के सीएम कौन बताए थे, यूके के सीएम क्या बताए थे बताओ, और साथ में इसके गवर्नर कौन थे, याद रखना तीरथ सिंह रावत। ये यहाँ के सीएम, यहाँ के गवर्नर कौन थे, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, यहाँ के गवर्नर याद रखना बेबी रानी मौर्य, और सीएम याद रखना तीरथ सिंह रावत। और दोस्तों कल बताया था जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं कौन थे, जिनका जन्म दिवस, जिनकी बर्थडे 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, तथा उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी, डेथ हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इसके बारे में कल डिस्कस किया था क्लास में, इनके बारे में जो भी कल डिस्कशन किया था वो पिछली वाली क्लास में पढ़ लेना। इससे आगे नेक्स्ट वाली क्लास में चलते हैं। इनका बर्थ 14 अप्रैल, जन्म दिवस कब आता है 14 अप्रैल 1891। ठीक है, साथ में ये भी बताया गया था कि ये किस कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप कमेटी, और साथ में मसौदा कमेटी भी लिख देना, ये मसौदा कमेटी दोनों के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आपसे ये जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, इसलिए संविधान के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और संविधान में कई चीज़ें हैं जैसे मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, तथा इनके अलावा संविधान संशोधन है वो कौन कौन से देश से लिए गए हैं, राष्ट्रपति कौन से देश से लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति कौन से देश से लिए गए हैं, उन सभी की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये जो संविधान है इसको बनने में कितना टाइम लगा। तो टाइम याद रखना इसका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये एग्ज़ाम में खासकर टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, कोई भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सीधा पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो साथ ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये संविधान को कब अपनाया गया था। संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। 2 डेट आती है, एक आती है 26 नवंबर 1949 और एक आती है 26 जन 1950। इन दोनों को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके कि संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और साथ ही में एक और याद रखना कि ये 24 जनवरी 1949 24 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 24 जनवरी 1949 को, जो कि संविधान का अंतिम था, तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कब चुना गया था। तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1949 को चुना गया था, तथा इनको नोट डाउन कीजिए। तथा साथ ही आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गीत था, उनको कब अपनाया गया था। संविधान में आपको दोस्तों ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गान था, जो जन गण मन है, तथा राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम है, उनको कब अपनाया गया था, बताओ। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और राष्ट्रगीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों आपको ये सीधा याद रखना है कि जो राष्ट्रीय गान था तथा राष्ट्रीय गीत था वह संविधान में कब अपनाया गया था। तो आपको डेट याद रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को, तथा साथ ही में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रीय गान लिखा था तथा राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तथा साथ ही इसके ये भी लिखना है कि जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल थे। दोस्तों संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी, तथा कितने भाग थे, ठीक है, आपको ये भी लिखना है। ये जो संविधान है याद रखना है, इसमें आर्टिकल, अनुसूची, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, साथ ही में भाग, संविधान में कितने भाग है, पार्ट, तो इसके अलावा संविधान में कितने अनुच्छेद है, पार्ट कितने और अनुसूची कितनी है, आपको ये भी लिखना है। क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि संविधान में कितने आर्टिकल है, तो आपको याद रखना है 395। संविधान में कितने आर्टिकल है, 395। किसी किसी बुक्स में आपको 441 भी मिलेंगे, 444 भी मिलेंगे, लेकिन वो इसी के उपभाग है। जैसे 395 है तो उसी के A, B, C ऐसे करके Z, O करके आपको इसमें काउंट करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद है संविधान में उसमें 395 है, भाग कितने, 22 भाग है, तथा अनुसूची कितनी है। पहले जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान में
याद रखना है 12 अनुसूची है। ठीक है, संविधान में आर्टिकल पूछते हैं 395 तथा साथ ही में भाग पूछते हैं तो 22 एंड अनुसूची पूछते हैं। तो शुरुआत में 8 अनुसूची के साथ संविधान स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था, तथा अब वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिसमें जैसे 11th अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12th अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 11th में पंचायती राज आता है, जो कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, तथा उसके बाद में आंध्र प्रदेश जो सेकेंड स्टेट था उसमें शुरू किया गया था। और आंध्र प्रदेश, वही आंध्र प्रदेश जो कि तट रेखा में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा आता है, फर्स्ट नंबर पे गुजरात आता है, जहाँ के सीएम विजय भाई रूपानी और गवर्नर कौन है बताओ। ठीक है, और उसके साथ ही अब जो आर्टिकल अनुच्छेद ये कंप्लीट होते हैं, उसके साथ पढ़ते हैं अब जो अभी हाल ही में करंट के मुद्दे हैं, जैसे भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, उनके साथ उन बॉर्डर कितनी वो कंट्री करता है। जैसे भारत के जो पड़ोसी देश में पाकिस्तान, ठीक है, पढ़ते हैं पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद में आ जाता है नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और उनके अलावा जैसे चाइना, ये वो है जो स्थलीय आकृति पर भारत से अटैच है। उसके अलावा श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका एक चैनल के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, श्रीलंका भारत से एक चैनल के थ्रू अटैच होता है, और ये वो देश है जो कि एक स्थलीय आकृति पर सीमा अटैच करते हैं। तथा अब जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और चाइना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन से देश के साथ किया जाता है। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सबसे कम बॉर्डर शेयर की जाती है 106 किलोमीटर। भारत के साथ में जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है वो करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, तथा जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो याद रखना बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत से सबसे ज़्यादा जो पड़ोसी देशों में बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा देश है, तो वो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, सबसे कम पे आता है 106 किलोमीटर पे अफगानिस्तान। आपसे पूछ लिया जाता है तो पाकिस्तान कितनी बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको फैक्ट ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, अभी याद नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे इनको रिपीट करेंगे, क्लास में बार बार देखेंगे, क्लास में बोलेंगे, तो आपको सारे एग्जैक्ट ऐसे याद हो जाएंगे। याद रखना है नेपाल कितना करता है, म्यांमार कितना करता है। नेपाल करता है 1751। मैं इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूँ कि आपके नोट्स में एक साथ लिखे रहेंगी। ठीक है, और साथ ही में म्यांमार कितनी करता है 1643 किलोमीटर, और चाइना कितनी करता है 3488 3488 किलोमीटर, और भूटान कितनी करता है 699 किलोमीटर। दोस्तों आप याद करने की टेंशन छोड़िए, इसी क्लास में आपको सारा याद करा देंगे, लेकिन बस आपको एक साथ लिखने का ये फ़ायदा रहेगा कि आपके नोट्स में सारे एक साथ यहाँ लिखे रहेंगे। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान जो सबसे छोटा बॉर्डर है 106 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान वही अफगानिस्तान है जहाँ पर अभी हाल ही में सहतूत बांध बनाया गया है। स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है कि सहतूत बांध कहाँ बनाया गया है, सहतूत बांध अभी हाल ही में अफगानिस्तान में बनाया गया है। नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर, एंड भूटान 699 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, ठीक है, तथा इसके राष्ट्रपति कौन है, वो है आरिफ अलवी। फिर पूछा जाता है कि अफगानिस्तान के कौन है, अशरफ खान, ठीक है, अशरफ खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। नेपाल से पूछा जाएगा तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली, तथा साथ ही में इसके प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी सिंह भंडारी। फिर पूछा जाएगा म्यांमार की कौन है, म्यांमार की कैपिटल इंपॉर्टेंट रहती है, म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेफ्यूतु, ठीक है। साथ में भूटान की कैपिटल क्या है, और इसकी करेंसी भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है न्यूगल ट्रम।
ये आपके लिए क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसकी कैपिटल कम और करेंसी ज़्यादा पूछी जाती है कि भूटान के जो प्रेसिडेंट है वो तो आपके लोटे शेरिंग है, लेकिन यहाँ की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और जो करेंसी है वो है न्यू ट्रम। बांग्लादेश की भी याद रखना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो कि शेख हसीना तथा जहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है 4096 है, तथा बांग्लादेश की जो करेंसी और कैपिटल है वो है ढाका टका। ढाका टका याद रखना, ढाका टका। और चाइना के जो प्रीमियर लीग है उसका याद रखना, प्रीमियर लीग है ली किकियांग। कौन है? चाइना की जो प्रीमियर लीग है ली किकियांग है। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। और अभी हाल ही में जो कोविड फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो चाइना से ही फैला हुआ है। चाइना की एक सिटी का नाम था वुहान, वुहान से जो कोरोना वायरस फैला है, ठीक है। और जो चाइना है इससे जो भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो होती है हैंड इन हैंड, क्योंकि चाइना का मान हाथों हाथ बिक जाता है, इसलिए उसके साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है याद रखना हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है? बांग्लादेश के साथ 2 एक्सरसाइज याद रखना, एक है संप्रीति, दूसरा है बोंगो सागर। बांग्लादेश के साथ संप्रीति और बोंगो सागर, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, तथा साथ ही में नेपाल के साथ याद रखना सूर्य किरण। नेपाल के साथ क्या है? सूर्य किरण। ये सारे फैक्ट आपको ऐसे कैसे याद रखने, ठीक है दोस्तों। और इनके साथ अब इनका जो भी स्टैटिक होगा वो अपन एक साथ नहीं पढ़ेंगे अभी, वरना फिर गिचपिच हो जाएगा और आपको याद नहीं रहेगा। थोड़े थोड़े ऐसे ही पढ़ेंगे। अब आज आपको बॉर्डर याद करनी है, साथ में इनसे कौन कौन सी एक्सरसाइज याद हुई है वो याद करनी है, तथा इनके अलावा जो भी आपके फैक्ट है जो मैंने अभी लिखा है वो याद करने हैं आपको। अब दोस्तों कुछ याद करने हैं आपको, जैसे अभी खेल से रिलेटेड IPL अभी हाल ही में स्थगित हुए हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे सुशील कुमार है, कुछ प्लेयर्स के नाम है, सुशील कुमार है, मेरी कॉम है, दीप्ति शर्मा है। सुशील कुमार, मेरी कॉम, दीप्ति शर्मा, ठीक है। सुशील कुमार हो गया, मेरी कॉम हो गया, दीप्ति शर्मा हो गया, तथा साथ ही में दीपा मलिक। अब ये कौन कौन से खेल से रिलेट करते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा। साइना नेहवाल, PV सिंधु, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे कैसे ही पूछ लिए जाते हैं, तथा साथ ही पूछ ले अभिनव बिंद्रा जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर, अभिनव बिंद्रा, इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से खेल से रिलेट करते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेट करता है, साइना नेहवाल PV सिंधु किससे करती है, दीपा मलिक किससे करती है, तथा सुशील कुमार किससे करते हैं। ये सब आपको ऐसे कैसे पूछा जाता है याद रखना। अभिनव बिंद्रा जो कि आपको शूटिंग से रिलेट करता है। सुशील कुमार किससे करता है, कुश्ती से करता है। मेरी कॉम बॉक्सिंग, दीप्ति शर्मा जो कि क्रिकेट, दीपा मलिक एथलीट, तथा साइना नेहवाल और PV सिंधु जो कि बैडमिंटन। दोस्तों इस साइना नेहवाल में और सानिया मिर्जा में कंफ्यूज नहीं होना आपको। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन से और सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर है याद रखना है। अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग के प्लेयर है। सुशील कुमार कुश्ती रेसलिंग के हैं, मेरी कॉम बॉक्सिंग के हैं, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर है, और दीपा मलिक एथलीट है, तथा लास्ट में साइना नेहवाल और PV सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों कंटेंट, तो प्लीज़ HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्त भी आपके इस अच्छे कंटेंट का फ़ायदा उठाएंगे। और दोस्तों अगर आप लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम आपके लिए आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए जो कॉम्बिनेशन है पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक GK का, साथ में करंट का, वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते और थैंक यू दोस्तों।